नाम का एक गांव था। वहाँ झेंगा अपनी बीवी दीवा के साथ रहता था। झेंगा लकड़ियों को काटने का और उनके सामान बनाने का काम किया करता था। झेंगा नेक दिल और मेहनती होने की वजह से हमेशा अच्छी कमाई करता था। उसी गांव में उसका दुश्मन करोड़ीमल रहता था। इस झींगा की दुकान को तो देखो, दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। तुम दिन भर दूसरों की चापलूसी करते हो। अगर तुम भी काम धंधा करोगे तुम्हें भी मुनाफा होगा ना। हमेशा यहाँ वहाँ गुलछर्रे उड़ाते रहते हो। करोड़ीमल को उस आदमी की बात बेहद बुरी लगी और वो वहाँ से गुस्से से चला गया और सीधा झेंगा की लकड़ी की दुकान पर आ पहुँचा। तुम्हारी वजह से पूरा गांव मुझ पर थू थू कर रहा है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ या तुम मुझे? हमेशा तुम ही मेरे बारे में गांव भर में बुराई करते रहते हो। मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम मुझे काम पर क्यों नहीं रख लेते? तुम्हारे पास तो कितना काम है। अगर तुमने मुझसे पहले ही पूछा होता तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता। मैं और मेरी बीवी दीपा हमारी दुकान अच्छी तरह चलाते हैं। अगर ऐसा है तो तुम भी मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी ये दुकान मैं तुमसे लेकर रहूंगा, तब तुम देखना। करोड़ीमल झेंगा को वहाँ से धमकी देकर चला गया। कुछ वक्त बीत चुका था। एक शहरी वैज्ञानिक जो विज्ञान में खोज और आविष्कार करते थे, झेंगा की दुकान पर आए और कहने लगे, क्या तुम्हारा नाम झेंगा है? जी हाँ, मेरा ही नाम है। लेकिन बात क्या है जनाब? मैंने तुम्हारी कारीगरी के बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है तुम लकड़ी से कुछ भी बना सकते हो। बड़ा मुंह छोटी बात, मैं अपनी तारीफ कैसे करूं? मैं शहर में विज्ञान का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी अगली खोज में मेरा साथ दो। एक वैज्ञानिक का मुझसे क्या काम? भला मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? और जैसे ही झेंगा ने ये बात कही, शहरी वैज्ञानिक झेंगा को लेकर बड़े से ट्रक के पास चले गए, जो कि चंदन की लकड़ियों से भरी हुई थी। ये चंदन की लकड़ियाँ देख रहे हो? हमें इन चंदन की लकड़ियों से एक लकड़ियों की लिफ्ट बनाना है। बस इतनी सी बात। लेकिन लकड़ियों में आग लग गई या कुछ हो गया तो? तुम इसकी चिंता मत करो। इन चंदन की लकड़ियों पर केमिकल से पकाई हुई है। इनमें कोई आग या करंट नहीं दौड़ेगा। मालिक, अगर अच्छे पैसे मिले तो मैं ये बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल अच्छे पैसे मिलेंगे। सारे गांव में लकड़ी के लिफ्ट की चर्चा शुरू हो गई थी। गांव के लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। लेकिन ये बात जब करोड़ीमल को पता चली, वो चुपके से उस शहरी वैज्ञानिक से काम मांगने के लिए चला गया। मालिक, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मैं चाय बनाने के लिए भी तैयार हूँ। घर का हर एक छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास चाय बनाने के लिए भी 4 गांव वाले हैं। तुम कहीं और जाकर कोई दूसरा काम ढूंढ लो। मालिक, कोई तो काम होगा जो मेरे लायक होगा। मैं सब कर लेता हूँ। झींगा के साथ बचपन में लकड़ी का काम मैंने भी सीखा था। मैंने कहा ना, मेरा वक्त जाया मत करो और जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे बारे में कई गांव वालों ने बताया है। तुमसे दूर रहने में ही भलाई है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। या मेरे कारखाने या मेरे लकड़ी की लिफ्ट के आसपास भी नजर ना आना। करोड़ीमल को वहाँ काम नहीं मिला। झेंगा लकड़ी की लिफ्ट बनाने में काबिल था। अब बस कुछ ही दिन बाकी थे वो लिफ्ट बनने में। मालिक, बस 2 दिन और, उसके बाद हमारी लकड़ी की लिफ्ट बनकर तैयार। मुझे इस बात का बेसब्री से इंतजार है। अगर लिफ्ट बन गई तो हमारा नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। एक तरफ झेंगा और शहरी वैज्ञानिक खुश थे, दूसरी तरफ करोड़ीमल काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे उसके बर्ताव की वजह से कोई काम पर नहीं रख रहा था, जिससे मायूस होकर वो एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और रोने लगा। सबने मुझे निकम्मा समझ लिया है। ना कोई काम दे रहा है, ना कोई मदद कर रहा है। बाबा जी भी मुझे दिन भर ताना सुनाते रहते हैं। पूरे गांव वाले मेरा बेरोजगार होने का मजाक बनाते हैं। जी तो ऐसा चाह रहा है कि इस तालाब में समा जाऊं। करोड़ीमल को वहाँ रोता देख उस तालाब से एक बतख उसके पास आया और कहने लगा, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो? बतख,
ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकते हो? उस बतख को बोलता देख करोड़ी मल हैरान हो गया और तभी बतख ने उससे कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं एक मायावी बतख हूँ। अगर अपनी जान ऐसे ही दे दोगे तो तुम्हारी जिंदगी का क्या फायदा होगा? तुम और मैं करे भी क्या? उस झींगा ने भी मुझे नौकरी नहीं दी और ना ही उस शहरी वैज्ञानिक ने। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई चंदन की लकड़ी दे रहा हूँ। जादुई चंदन की लकड़ी? ये कैसी लकड़ी है और इससे क्या होगा? इससे तुम जो भी बनाओगे वो एक आविष्कार से कम नहीं होगा। लेकिन याद रहे, लेकिन ये तुम्हारे मन के मुताबिक तुम्हारे पापों और तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करेगा। और अगर तुमने कोई भी गलती की, कोई भी पाप किया, तो ये तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर कोई भी नहीं होगा। करोड़ी मल जादुई चंदन की लकड़ी लेकर उस बतख से दूर आ जाता है और झींगा की लकड़ी के लिफ्ट के पास चला जाता है, जहां वो शहरी वैज्ञानिक और उसकी बीवी को बातें करते हुए सुन लेता है। बस एक बार ये लकड़ी का लिफ्ट बन जाने दो, उस झींगा को लात मारकर भगा देंगे हम। और नहीं तो क्या जी, ये मामूली गांव वालों से हमने एक दो बार मिलजुल कर बातें क्या कर ली, ये तो हमारे गले ही पड़ गए हैं। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उस झींगा को। लिफ्ट बनते ही मैं लिफ्ट को बड़े बड़े क्रेन में लदवा कर यहाँ से ले जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। करोड़ी मल शहरी और उसकी बीवी को झींगा को धोखा देने की बात सुन लेता है और उसी वक्त करोड़ी मल झींगा के पास जाकर सारी बातें बता देता है, तालाब में मिले बतख के बारे में और शहरी वैज्ञानिक के धोखाधड़ी के बारे में। अगर तुम्हारी बातें सच हैं, तो हमें उस वैज्ञानिक को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे पास जो जादुई लकड़ी है, हमारी वो अच्छे से मदद कर सकती है। उसे हम लकड़ी की लिफ्ट में लगा देंगे, जिससे शहरी वैज्ञानिक धोखा खा जाएगा। झींगा और करोड़ी मल उस जादुई लकड़ी को लेकर लिफ्ट में लगा देते हैं और उसके लगाते ही वो लिफ्ट जादू से चमक उठती है और उसमें से आवाज आती है, जो सच्चे मन से इस लिफ्ट में आएगा वो बच जाएगा, जो बुरे मन का होगा उसे मैं दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। इतना कहकर लिफ्ट का चमकना बंद हो जाता है। करोड़ी मल और झींगा को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अगले दिन वो लिफ्ट के इफ्तिताह का इंतजार करने लगते हैं। देखो खातून, कैसे इन गरीबों का इस्तेमाल करके मैंने लकड़ी का लिफ्ट बनवा लिया और अब तक एक फूटी काड़ी भी खर्च नहीं हुई। आप चालाक थे, इसी वजह से आप मेरे शौहर हैं। इतना कहकर शहरी वैज्ञानिक ने उस लकड़ी के लिफ्ट का इफ्तिताह किया और कहने लगा, सबसे पहले इस लिफ्ट में मैं ही जाऊंगा। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ मालिक, इसमें सारा काम आपने ही तो किया है, आप ही पहले जाइए। और जैसे ही लकड़ी के लिफ्ट में उन्होंने कदम रखा, लिफ्ट चमक उठी और उसमें से आवाज आई, धोखेबाज धोखेबाज, इन्हें अब मजा आएगा। इतना कहकर वो लिफ्ट उन्हें एक ऐसे आइलैंड पर ले गई जहाँ पर आसपास सिर्फ पानी ही पानी था और बस थोड़ी सी जमीन, और उसके चारों ओर बस बतख और बतख ही घूम रहे थे। ये क्या हो गया? ये हम कहाँ आ गए? चारों तरफ पानी है, इतनी सी जमीन में हम कैसे रहेंगे? हे मालिक, मुझे तो बेहद डर लग रहा है। ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया? ये कहाँ आ गए हम? यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? और दूसरी ओर झींगा और करोड़ी मल बेहद खुश थे। जादुई लकड़ी की लिफ्ट ने अपना कमाल दिखा दिया था और तब करोड़ी मल ने कहा, मैंने भी पूरे गांव में कई सारे गुनाह किए हैं। एक बार मैं भी इस लिफ्ट में जाकर अपने गुनाहों की माफी करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी आऊंगा करोड़ी मल। आखिर तुमने अच्छाई करना सीख ही लिया, हमेशा मेहनत की राह पर चलो बस। और जैसे ही झींगा और करोड़ी मल जादुई लकड़ी के लिफ्ट में गए, वहाँ जाकर लिफ्ट चमक उठी और उन्हें एक शानदार जगह पर ले गई। चारों ओर पकवान और खूब सारी सुविधा। पकवान और सुविधा देखकर दोनों बेहद खुश हुए
करोड़ी मल और झेंगा बेहद मजे से सारे पकवान खाने लगे। देखा दोस्त, अब तुम भी सुधर गए हो, वरना जादुई लकड़ी की लिफ्ट तुम्हें भी सजा देती। अब से मैं हमेशा भलाई का काम करूंगा और सब कुछ मेहनत करके कमाऊंगा। आनंदपुर गांव में एक बेहद खुशहाल खानदान था शंभू का। शंभू एक किसान था। पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी। उसके पास खुद का घर था, खेत थे और खुद का ट्रैक्टर भी था। शंभू अपने खेत का सारा काम ट्रैक्टर से ही करता था। उसके 2 औलादें थीं, माया और विनोद, जो स्कूल से सीधा दौड़ते हुए खेत आते थे। अब्बू पापा, हमें भी ट्रैक्टर पर बैठना है। हाँ हाँ, आ जाओ। माया और विनोद को ट्रैक्टर बेहद पसंद था। अब्बू, आप मुझे भी ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे? नहीं नहीं, तू तो लड़की है और लड़कियां ट्रैक्टर थोड़ी चलाती हैं। ऐसा किसने कहा तुमसे? लड़कियां भी ट्रैक्टर चला सकती हैं। देखा? लेकिन पापा, हमारे गांव में तो कोई भी लड़की ट्रैक्टर नहीं चलाती। तो क्या हुआ, माया बड़ी होने के बाद ट्रैक्टर चलाएगी। आखिर वो भी तो किसान की बेटी है, उसे भी तो ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए। हाँ अब्बू, और विनोद, मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी। मैं तुमसे पहले सीखूंगा, देख लेना। नहीं, मैं तुमसे पहले सीखूंगी। अरे अरे, खामोश हो जाओ। मैं तुम दोनों को एक साथ ट्रैक्टर चलाना सिखा दूंगा, ठीक है? शंभू की दोनों औलादें हर बात पे झगड़ती थीं, पर एक बात तो तय थी, इन दोनों का ट्रैक्टर बेहद पसंद था। वक्त बीतता गया और यकायक पूरे इलाके में सूखा पड़ गया। शंभू के हरे भरे खेत सूख गए। वो परेशान हो गया। वो उदास होकर घर लौटा। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? सूखे की वजह से खेत में एक अनाज का दाना भी नहीं उगा। समझ में नहीं आ रहा कि ये 1 साल कटेगा कैसे। आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सोच रहा हूँ अपना ट्रैक्टर रहन रख दूं। उन पैसों से कुछ महीनों का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन ट्रैक्टर के बगैर आप खेती कैसे करेंगे? हल से। पहले भी तो ऐसे ही करता था। अगर मैंने ट्रैक्टर रहन नहीं रखा तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब मैं तुम्हें और बच्चों को भूखा थोड़े ही रख सकता हूँ। जैसा आपको मुनासिब लगे। शंभू ट्रैक्टर गिरवी रखने वाला था। ये बात माया और विनोद ने सुन ली थी। दोनों दौड़कर घर के बाहर गए और अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए। दीदी, तो क्या अब हमें हमारा ट्रैक्टर वापस कभी नहीं मिलेगा? नहीं बेवकूफ, गिरवी रखने का मतलब कि वो कुछ वक्त के लिए हमारे पास नहीं रहेगा। जब अब्बू पैसे लौटा देंगे तो हमारा ट्रैक्टर हमें वापस मिल जाएगा। पर क्या दीदी, ट्रैक्टर रहन रखना जरूरी है? शायद हाँ। अब्बू के पास पैसे नहीं है, खेत में फसल भी अच्छी नहीं हुई। उसी वक्त शंभू घर के बाहर आया। अब्बू, आप ट्रैक्टर गिरवी रखने जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, अभी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम अपना ट्रैक्टर वापस ले आएंगे, ठीक है? पक्का पापा? हाँ हाँ बेटा, पक्का। दोनों औलादें चुपचाप ट्रैक्टर से उतर गईं और फिर शंभू ट्रैक्टर चलाकर वहाँ से निकल गया। दोनों औलादों को ट्रैक्टर के जाने का बेहद दुख था। कुछ वक्त के बाद शंभू घर लौटा और उसने अपनी बेगम के हाथ में पैसे रखे। इन पैसों से हमें घर भी चलाना है और फिर से फसल भी बोनी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत संभाल के पैसे खर्च करूंगी। अगले साल इन 20,000 के साथ 5,000 का ब्याज भी लाला को लौटाना है, तभी तो वो हमारा ट्रैक्टर हमें देगा। इस साल बहुत ही अच्छी फसल होगी, सारा कर्ज आसानी से अदा हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए ना। अगले दिन शंभू की औलादें घर के बाहर खड़ी रहकर अपने प्यारे ट्रैक्टर को याद कर रही थीं। अरे बच्चों, इतना मत सोचो, बहुत जल्द तुम्हारा ट्रैक्टर वापस आएगा। तुम दोनों बस ऊपर वाले से ट्रैक्टर के वापस आने की गुजारिश करो। जी अम्मी। बच्चे रोज भगवान के आगे गुजारिश करते कि उनका ट्रैक्टर उन्हें वापस मिल जाए। और यहाँ खेतों में शंभू परेशान था। बिना ट्रैक्टर के खुद हल चला रहा था। इतनी मशक्कत की वजह से उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था।
रोज की तरह बच्चे स्कूल से लौटे, पर आज अपने अब्बू की ये हालत देखकर वो उदास हो गए। अब्बू बहुत थक गए हैं। काश हम लोग भी बड़े होते तो हम लोग भी उनकी मदद कर पाते। हाँ, और काश हमारे पास हमारा ट्रैक्टर होता तो अब्बू को इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती। दीदी, हम ट्रैक्टर कैसे ला सकते हैं? पता नहीं, पर अम्मी कहती हैं कि मंदिर के बूढ़े बाबा के पास हर परेशानी का हल है। चलो उनके पास चलते हैं। बच्चे दौड़ते हुए मंदिर के पास गए। मंदिर के बाहर बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा जी, हमारा ट्रैक्टर गिरवी है और हमारे अब्बू अकेले खेतों में मशक्कत कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पापा की मदद कर सकते हैं? तुम उनकी मदद कैसे करना चाहते हो? ट्रैक्टर देकर, पर हमारे पास कोई रकम नहीं है, तो हम उन्हें ट्रैक्टर कैसे देंगे? तो ये मसला है। देवी माँ के पास हर मसला का हल है। तुम दोनों को अपने हाथों से एक ट्रैक्टर बनाना होगा और फिर उस ट्रैक्टर को देवी की मूर्ति के सामने ले जाना और फिर देखना करिश्मा। क्या वो सचमुच ट्रैक्टर बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम दोनों आज से ही ट्रैक्टर बनाएंगे। लेकिन हम किस चीज से ट्रैक्टर बना सकते हैं? मिट्टी से या लकड़ी से? हम लकड़ी से ट्रैक्टर बनाएंगे। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया बाबा जी। माया और विनोद ने बाबा जी की बरकतें ली और उसके बाद दोनों वहाँ से घर की ओर दौड़ पड़े और घर पहुँचते ही उन दोनों ने लकड़ी से ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम अब्बू के लिए ट्रैक्टर बना रहे हैं। लकड़ी से? हाँ, हमें बुजुर्ग पंडित जी ने कहा है। ठीक है। काफी वक्त की कड़ी मेहनत के बाद बच्चों ने ट्रैक्टर बना ही लिया। विनोद, चलो हम मंदिर चलते हैं। हाँ। बच्चे वापस मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वो बूढ़े बाबा को ढूंढ रहे थे, पर बाबा वहाँ नहीं थे। बाबा ने तो कहा था कि देवी माँ के बुत के आगे ट्रैक्टर रखना है। चलो अंदर चलते हैं। बच्चे उस लकड़ी के ट्रैक्टर को अंदर ले गए और बुत के आगे रखा। देवी माँ, हमारे ट्रैक्टर को असली बना दो। हे देवी माता, हमारे पापा खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम दोनों उनकी मदद करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी इस ट्रैक्टर को असली बना दीजिए। बच्चे देवी माँ से मांगते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। वो लकड़ी का ट्रैक्टर वैसा का वैसा ही रहा। आखिर में दोनों बच्चे उदास हो गए। लगता है बाबा ने हमसे झूठ बोला था। हाँ, चलो घर चलते हैं। उस रात बच्चे उदास थे और वो दोनों भूखे सो गए। रात में उनके सपने में देवी माँ खुद आई। बच्चों, तुमने बड़ी मशक्कत के बाद लकड़ी का ट्रैक्टर बनाया है। तुम अपने अब्बू की मदद करना चाहते थे ना? हाँ हाँ। तो आज से तुम्हारा लकड़ी का ट्रैक्टर असली ट्रैक्टर में तब्दील हो जाएगा। ऐसा ही हो। देवी माँ दोनों बच्चों को बरकतें देकर चली गईं। दोनों की नींद खुली। दीदी, क्या तुमने भी वही देखा? हाँ, देवी माँ आई थी। वो लकड़ी का ट्रैक्टर कहाँ है? मैंने उसे घर के बाहर रखा था। चलो देखते हैं। बच्चे दौड़ते हुए बाहर गए और वहाँ उनके सामने लकड़ी का बड़ा ट्रैक्टर था। अब्बू! दोनों बच्चे खुशी से पागल हो गए। शंभू और मीना बाहर आए और वो लोग भी हैरान हो गए। पापा, ये लकड़ी का ट्रैक्टर हमने आपके लिए बनाया है। शंभू ट्रैक्टर पर बैठ गया और ट्रैक्टर चल पड़ा। हम भी आ रहे हैं। बच्चे ट्रैक्टर पर बैठ गए और मीना भी। शंभू लकड़ी का ट्रैक्टर लेकर मंदिर गया और वहाँ उन सब ने देवी माँ का शुक्रिया अदा किया। और उस दिन से शंभू अपने लकड़ी के ट्रैक्टर से खेतों के सारे काम करता था। ये लकड़ी का ट्रैक्टर अनोखा था क्योंकि ना ये कभी खराब होता और ना ही इसमें डीजल डालना पड़ता था। इस ट्रैक्टर से खेती करके शंभू के खेत पहले से ज्यादा हरे भरे हो गए। उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई और अगले बरस उसकी अच्छी खासी कमाई भी हुई। शंभू ने अपने पुराने ट्रैक्टर को छुड़वा लिया और फिर उसका लकड़ी का ट्रैक्टर खुद ब खुद गायब हो गया। लकड़ी का जादुई ट्रैक्टर जादुई दुनिया में लौट गया। मालपुरा कस्बे में दिनेश नाम का एक मुफलिस नौजवान रहता था। वो लकड़ी का कारीगर था और उसी में मस्त रहता था। उसी कस्बे में एक निहायत दौलतमंद जमींदार भी रहता था।
उसका भी दिनेश की उम्र का एक फर्जंद था। उसका नाम तरुण था। तरुण के अपने वालिद के पैसों का बहुत गुरूर था और वो अक्सर हवाई जहाज में बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का शौकीन था। वो जब किसी नई जगह की सैर करके कस्बे में लौटता था तो कस्बे वालों के आगे शेखी बघारने लगता था। एक रोज तरुण अपनी कार रोककर कस्बे वालों से बात करता है। आधा वर्ष है छोटे जमींदार, कहाँ घूम कर आए हैं? जहाँ दौलतमंद लोगों को घूमना चाहिए। हवाई जहाज में बैठकर बादलों की सैर करके आया हूँ। कभी देखा है तुमने हवाई जहाज? हाँ, जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा है। हम तो हवाई जहाज जमीन से आसमान में उड़ते हुए ही देख सकते हैं। तो मुफलिस बैलगाड़ी छाप और कर भी कह सकते हो। तरुण मुफलिस कस्बे वालों पर ये तंज कसकर निकल जाता है, लेकिन मुफलिस गांव वालों को उस मगरूर तरुण पर गुस्सा आता है। मगरूर जमींदार का बेटा हमेशा मुफलिसों को नीचा दिखाने में लगा रहता है, मानो उस उड़ने वाले जहाज में बैठने वाला दुनिया का यही अकेला शख्स हो। मगरूर हाथी है कमबख्त, तभी तो इतनी लंबी नाक है। लेकिन हम भी चींटी हैं, चींटी। इसकी लंबी नाक में घुस जाएं तो उसकी नाक में दम कर देंगे, निकम्मा कहीं का। एक रोज दिनेश का फर्जंद राका उससे लकड़ी का छोटा हवाई जहाज बनाने के लिए जिद कर रहा होता है। अब्बा अब्बा, हमारे लिए लकड़ी का हवाई जहाज बना दो, हमें हवाई जहाज से खेलना है। नहीं नहीं, हवाई जहाज से खेलकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। दिनेश की ये बात सुनकर उसकी बीवी आशा को गुस्सा आ जाता है और वो दिनेश को खरी खोटी सुनाने लगती है। आप भी कमाल करते हैं जी, बच्चा हवाई जहाज बनाने को कह रहा है और आप बैलगाड़ी बनाने पर अड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? कहीं बच्चा हवाई जहाज से गिरकर जख्मी ना हो जाए, इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। ये कहो ना कि जमींदार के बेटे से खौफ खाते हो। कहीं उसने तुम्हारे बेटे को हवाई जहाज से खेलते देख लिया तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। ये सुनकर दिनेश में थोड़ा जोश पैदा होता है और वो जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा लेता है। क्या मैं उससे खौफ खाता हूँ? वो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दिनेश ये कह रहा था कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। आशा बहन, पेट में अफारे की परेशानी है, कहो तो इलाज कर लूं। कर लो बसंती बहन। सुना है वो जमींदार का मगरूर फर्जंद शादी करने वाला है और शादी से पहले हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा है। हेलीकॉप्टर! ये सुनकर दिनेश अफारे का मतलब फौरन समझ जाता है। ये हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये बेवकूफ हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कह रही है। हेलीकॉप्टर छोटा हवाई जहाज होता है। ये सुनकर आशा फिर से दिनेश पर तंज मारते हुए कहती है, वो दौलतमंद बाप की औलाद है बहन। उसका बाप तो उसे असल वाली हेलीकॉप्टर दिलाने की कुबत रखता है और एक ये बाप है जो बच्चे के लिए लकड़ी का हेलीकॉप्टर भी बनाने की कुबत नहीं रखता। ऐसा मत कहो आशा, मैं अगर चाहूँ तो लकड़ी का पूरा हवाई जहाज बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ ना, मुबारक आगाज के लिए मौलवी बुलाऊं क्या? ये कहकर जैसे ही आशा चुप होती है, बसंती बोलने लगती है। मैं तो कहती हूँ कि जरूर बनाओ। उस मगरूर का गुरूर चूर करने के लिए मुफलिसों के पास भी एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, भले लकड़ी का ही क्यों ना हो। फिर जमींदार का फर्जंद कस्बे में असली हेलीकॉप्टर ले आता है और जमींदार गांव वालों को अपने घर बुलाकर समझाता है। तुम सब आज से सड़क पर बाजार लगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सड़क खाली चाहिए। मेरा बेटा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाया है और उसे उड़ाने के लिए सड़क तो चाहिए ना। हेलीकॉप्टर ही लाया ना, कोई हवाई जहाज तो नहीं लाया जिसे उड़ाने के लिए सड़क चाहिए। तू खामोश हो जा मुफलिस, तेरी हेलीकॉप्टर खरीदने की औकात नहीं और बात करता है हवाई जहाज की। जमींदार के मगरूर फर्जंद का ये बोल सुनकर दिनेश कहता है, अगर तुझे इतना गुरूर है तो मैं लकड़ी का हवाई जहाज बनाकर तेरे इसी हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा दूंगा, फिर तो तू मान जाएगा ना। अगर तू लकड़ी का हवाई जहाज बनाकर उसे हमारे हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा देगा तो मैं अपनी हवेली और खेत तेरे नाम करके कस्बा छोड़ दूंगा। और अगर मैं ये नहीं कर सका तो मैं अपना सब कुछ तुम लोगों के हवाले कर कस्बा छोड़ दूंगा, ठीक है? दिनेश की ये बात तरुण को नागवार गुजरी और वो बोला, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि सारे गरीबों को कस्बा छोड़कर जाना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। क्यों भाई गांव वालों, मंजूर है तुम्हें? दिनेश पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और ऊपर से कस्बे वाले जमींदार के मगरूर फर्जंद की गुरूर से भी तंग आ गए थे, इसलिए सबने
बगैर सोचे ही हामी भर दी। हाँ हाँ, हम सबको आपकी शर्त मंजूर है। उस रोज के बाद दिनेश दिन रात लकड़ी का हवाई जहाज बनाने में लग जाता है और जमींदार दिल ही दिल में ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब तो गांव के सभी मुफलिस किसानों के घर और खेत उसके हो जाएंगे, क्योंकि दिनेश का लकड़ी का हवाई जहाज उसके असली हेलीकॉप्टर के सामने एक खिलौना ही साबित होगा। क्यों भाई दिनेश, तू कुछ कर भी सकेगा या अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा हवाई जहाज बनाऊंगा जिसमें गांव के सभी गरीब बैठकर आसमान में उड़ते नजर आएंगे। देख लेना, कहीं हम आसमान में उड़ने के बजाय गांव छोड़ने के लिए सड़क पर धूल उड़ाते नजर न आए। इस तरह 1 माह बीत जाता है और दिनेश कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जमा करके लकड़ी का एक बहुत बड़ा हवाई जहाज बना लेता है। ये पूरा हवाई जहाज कार के पहियों पर खड़ा था। इस हवाई जहाज को देखकर जमींदार और उसका फर्जंद दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये हवाई जहाज बनाया है या लकड़ी की बस? आसमान में उड़ना तो दूर, इसका तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। उनकी ये बात सुनकर कस्बे वाले डर जाते हैं और दिनेश की तरफ शक की नजर से देखते हैं। अरे भाई लोग, उनकी बातों को भूलकर हवाई जहाज में लगी लकड़ी की सीटों पर बैठ जाइए। आपके बैठते ही ये अपने आप चलने लगेगा और फिर आसमान में उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर कस्बे वाले मन मसोस कर हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और फिर जमींदार और उसका फर्जंद भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही पलों में जमींदार का हेलीकॉप्टर तो आसमान के चक्कर काटने लगता है, लेकिन दिनेश का हवाई जहाज चींटी की चाल से सड़क पर ही चलता रह जाता है। अरे उड़ना तो दूर, ये तो कायदे से दौड़ भी नहीं पा रहा है। अरे मरवा दिया, अब तो खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ेगा। खामोश होकर बैठो, हवाई जहाज तेजी से दौड़ते हुए आसमान में उड़ने वाला है। दिनेश का ये कहना था कि लकड़ी के हवाई जहाज में ना जाने कहां से जान आ गई। वो वाकई दौड़ते हुए आसमान में उड़ने लगा और जमींदार के हेलीकॉप्टर के करीब से होते हुए उससे आगे निकल गया। इस तरह जमींदार की हार हुई और उसके मगरूर फर्जंद का सारा गुरूर चूर चूर हो गया। वे दोनों वालिद फर्जंद अपनी हवेली और खेत दिनेश को देकर शहर चले गए। फिर दिनेश ने हवेली अपने पास रख ली और खेत सारे गांव वालों में बांट दी। इस तरह सारे कस्बे वाले दिनेश की होशियारी को मान गए।